आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे हैं और वो क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, एट द सेम टाइम भी पूछ रहे हैं कि आप कंसल्टेंट हैं। तो हम क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? उम्मीद ही करता हूँ कि मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। EB2 NIW के हवाले से मेरी सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर मैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी, फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पिटीशन किस तरह लिखनी है। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे हैं और वो क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, एट द सेम टाइम भी पूछ रहे हैं कि आप कंसल्टेंट हैं या आप कोई आपका ऑफिस वगैरह एग्जिस्ट करता है। तो मैं पहले ही क्लेरिफाई कर दूं कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई ऑफिस एग्जिस्ट करता है। मैं ये वीडियोस जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन पर्पस बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने क्योंकि सवालात किए थे कि मेरा कोई ऑफिस एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में या यहाँ पर, क्योंकि मैं एक पूरे प्रोसेस से गुजर कर आया हूँ, तो वो प्रोसेस का एक एक्सपीरियंस मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका तो ये एक डिस्क्लेमर था छोटा सा। इसके हमने लास्ट वीडियो बनाई थी स्टेप बाय स्टेप पिटीशन लिखने की। उसके अंदर अब बहुत सारे लोग जो है उसको बनाने के ऊपर पिटीशन लिखने के टाइम पे बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों को मैं आज हाईलाइट करूंगा इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मिस्टेक वन, जो कि अमूमी तौर पे लोग करते हैं। मिस्टेक वन बेसिकली वीक एंडेवर स्टेटमेंट। मैंने आपको पिटीशन बनाने के टाइम पे ये बताया था कि काफ़ी लोग जो अपनी पिटीशन बनाने के टाइम पे लिखते हैं जब पिटीशन, तो उसके अंदर ये सोच के लिखते हैं कि हमने जो पास्ट में काम किए हैं वो सारी चीज़ें रिज्यूमे के तौर पे लिख देंगे इसके अंदर। बेसिकली ये गलती है। इसके अंदर आपको उनका आपको कोई रिज्यूमे नहीं चाहिए। उनको बेसिकली उनको एक रियलिस्टिक प्लान चाहिए और जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल हो। तो वो वाज़ेह तौर पे लिखना है आपने इसके अंदर। अच्छा, मिस्टेक वन की तरफ चलते हैं। मिस्टेक वन बेसिकली क्या है? वीक प्रपोज एंडेवर स्टेटमेंट है। जब मैंने आपको वीडियो बना रहा था अपनी पिटीशन बनाने के टाइम पे, मैंने आपको बताया था कि लोग अक्सर तौर पे जो अपनी पिटीशन लिखते हैं उसको एज अ रिज्यूमे की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। तो उसको रिज्यूमे की तरह ट्रीट नहीं करता, जनरल प्लान लिख देते हैं लोग उसके अंदर। बेसिकली USCIS डज नॉट रिगार्ड यू रिज्यूमे। वो बेसिकली एक कॉन्क्रीट प्लान और रियलिस्टिकली और कॉन्क्रीट प्लान चाहते हैं कि आप US में आते हैं तो क्या उनकी इकोनॉमी के लिए बेहतरी कर सकते हैं। उसका सोल्यूशन ये है कि सिंपल आपने बताना है कि व्हाट विल यू डू, व्हाट यू वांट टू डू। ये एक प्लान बनाना है, रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए जो कि 4 से 5 सालों का होना चाहिए। उसके अंदर वाजे आप दिखाएं पिटिशन के अंदर कि आप ये करेंगे। मिस्टेक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नॉट शोइंग US नेशनल इंटरेस्ट। नॉट शोइंग US नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी पिटीशन लिखते हैं कि टाइम सिर्फ अपनी अचीवमेंट लिखते रहते हैं कि ये चीज़ें, लेकिन ये नहीं लिखते कि अमेरिका की इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिट है, क्यों बेनिफिट है। आप इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप जब लिखना है आपने ये एहतियात करनी है कि आपने सिंपल लिखना है कि आपकी जो स्किल है, आपका जो काम है वो US इकोनॉमी के लिए बेनिफिट करता है। आपको मैंने पहले ही बताया, क्लियरली रियलिस्टिक फोकस्ड प्लान लिखना है इसके अंदर। वेरीफाइबल डेटा जो कि उनकी वेबसाइट वगैरह से रिपोर्ट्स डाटा के उसमें दिखाना है कि आपका जो काम है वो इन डिमांड है US के अंदर। ये नेशनल इंटरेस्ट को शो करेंगे आप पिटीशन के अंदर लिख कर कि आपका जो काम है वो एक डिमांड का काम है। आप जब आएंगे तो आप ये बेस्ड ऑन दीज स्टैटिस्टिक आपका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है US इकोनॉमी के लिए। मिस्टेक नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि आपका जो एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपने दिखाना है वो बहुत पुअरली मैनेज होता है। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन को एक बहुत मोटा, बहुत ज़्यादा थद्दा बनाकर आप भेजने की कोशिश करते हैं। 70-80 पेज, मैंने कई लोगों से सुना है कि उनकी पिटीशन 70 पेजेस की है, 80 पेजेस की है। तो कई लोग ये भी मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कुछ लोगों से कि उनकी पिटीशन सिर्फ 8 पेजेस की थी। बट दे वर नेशनली मैनेज्ड पिटीशन। उसके अंदर आपने ख्याल क्या करना है, प्रॉपर आपने नंबरिंग करनी है। जो एक जैसे पेपर डॉक्यूमेंट्स उनके एक जैसे उस पर ग्रुपिंग करना है, उसके एग्जिबिट बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। ये सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए प्रॉपर मैनेज करी हुई एक पिटीशन आपको भेजनी है, ना कि आपने बहुत मोटा एक थद्दा अनऑर्गेनाइज थद्दा भेज दिया उनको, ताकि उनको मसला पता ही ना लगे कि पिटीशन पढ़नी कहाँ से। तो चौथी मिस्टेक क्या होती है कि आपके वीक रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर मैंने आपको बताया अगेन बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पिटीशन है कि इसके बगैर आपकी जो सोसाइटी का इम्पैक्ट है वो उनको नहीं पता लगता। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपने ऐसे लोगों से रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं जो आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, आपकी सेम इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, जो जिनका
आपकी काम पे इन्फ्लुएंस हो या ऑलरेडी उनका एक माशरे सोसाइटी के अंदर एक इम्पैक्ट हो, तो वो उस तरह के लोगों से आपने लेना विद ऑन द, अगर कोई प्रोफेशनल है तो उनके लेटर हेड पे ले लें, नहीं है तो उनके साथ एक उनका कार्ड लगा के सिंपल पेपर पे भी ले सकते हैं। टचिंग द NIW 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से मुराद 3 रॉन्ग्स हैं, जो कि मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ पटिशन के अंदर भी बताया था कि 3 चीज़ों के एड्रेस करते हुए आपने पटिशन का ख्याल करते बनाना है। इसके अंदर क्लियरली मेंशन नहीं होता, इसके अंदर एक जाना सा फ्रेमवर्क होता है, क्योंकि एक पटिशन थी आज करंटली जो NIW केसेस चल रहे हैं उनको इवेल्यूट करने का एक तरीकाकार है, जो कि इनका फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंगली आपने बनाना है। इसके अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके अंदर आपने सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंस को देखना है, वेल पोजीशन को देखना है, और अपनी जॉब वीवर के लिए यूएस इकोनॉमी के क्या बेनिफिशियल है, आपका काम क्या क्या काम कर सकते हैं आप यूएस के लिए। ये 3 चीज़ें आपने क्लियरली मेंशन करना है कि आपका काम नेशनल इंपॉर्टेंस में है, आपका काम वेल पोजीशन है, आपका काम यूएस इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। ये 3 चीज़ों का ख्याल करते हुए दाना सर के नाम से एक फ्रेमवर्क है, उसको आप पढ़ भी सकते हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, और इनकी USCIS की साइट के ऊपर भी ये चीज़ अवेलेबल है कि इन 3 पॉइंट को ख्याल करते हुए आपने डिटेल पटिशन बनानी है। दैट इज़ योर मिस्टेक नंबर 5, नॉट एड्रेसिंग NIW 3 पार्ट्स। Moving towards mistake number 6, mistake using old USCIS forms for the fees submission. रॉन्ग फीस सबमिशन कर देते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि ये आपने जो भी फ़ी पेमेंट करनी है वो शुड बी फ्रॉम दी US बेस्ड अकाउंट या US बेस्ड क्रेडिट कार्ड से करते हैं। अगर कोई इन केस ऑफ आपकी पटिशन चले जाती है फिजिकली, लेकिन उनकी फीसेस नहीं पे की हुई तो स्टेटस देख के वो की पटिशन साइड पे फेंक देते हैं। तो ये सिचुएशन है कि आपने जब भी पटिशन भेजनी है, उसका लेटेस्ट USCIS का फॉर्म होता है, वो वहाँ पे USCIS.gov के ऊपर जाकर लेटेस्ट फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके बाद वो चीज़ें उसके साथ अटैच करके भेजनी है। मिस्टेक नंबर 7, सबमिटिंग विदाउट रिव्यू। सबमिटिंग विदाउट रिव्यू, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई भी चीज़ आपने इतनी इंपॉर्टेंट बताई है, दैट इज़ योर वेरी बड़ी सेंसिटिव इन नेचर है। अगर आपका वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, आप जब कर रहे होते हैं, क्योंकि बार बार तो लोग एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करते, तो उसको आप जब बना लें तो उसको 2 या 3 लोगों से वेट कराएं, या खुद भी पढ़ें 2-3 बार, और उसके बाद ऐसे किसी लोगों से या किसी लॉयर से या किसी ऐसे प्रोफेशनल से वेट कराएं कि जो की एक्सपर्टीज रखता हो। कमिंग टूवर्ड दी समरी, मैं आपको समरी कर देता हूँ पूरी उसकी। सबसे पहले आपने जो मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, बेसिकली सिंपल करना क्या है कि आपने बी क्लियर रहना, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, बस बेनिफिट होना चाहिए, और आपकी पटिशन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक आखिर में फीसेस और जो फॉर्म्स हैं वो लेटेस्ट वर्जन होनी चाहिए जब आप बना रहे हैं, उसके बाद आपने डाउनलोड किए हों। उसके बाद फीस सही राइट साइड पे, राइट जगह पे, राइट टाइम पे आपने फीस पे करनी है। उसके बाद आपने रिव्यू करनी है, उसके बाद सबमिट कर देना है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, द कॉमन मिस्टेक often made during USCIS petition preparation. This is it. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।